नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एएमयू की। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलेगा या नहीं पिछड़ दलित को, ये तो फैसला अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 3 जजों की बेंच गठित करके फैसला उन पर छोड़ दिया है कि फैसला वो क्या देंगे। लेकिन इस बीच सियासत इस पर चरम पर है, लगातार बयानबाजी जारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण की मांग कर रही है, लेकिन ये मांग विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। किस तरह से एएमयू को लेकर सियासत छिड़ी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी ने उठाया एएमयू में आरक्षण का मुद्दा। एएमयू में दलित पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं? अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें कोर्ट ने अपने ही 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि अभी भी आखिरी फैसले का इंतजार है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर पहली बार सवाल उठाया। सीएम योगी ने पूछा, यूनिवर्सिटी जब केंद्र सरकार के पैसे से चलता है, उसमें देश का पैसा लगा है, वहाँ मुस्लिमों को 50% आरक्षण मिलता है, तो पिछड़ी जातियों को एडमिशन और नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं मिलता? वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कैसे हो सकता है? सुनिए। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन ये सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? सीएम योगी ने कहा कि एएमयू में दलित पिछड़ों को आरक्षण की सुविधा क्यों बंद की गई? क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए। वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मसला भले ही दलितों के आरक्षण का है, लेकिन दलितों के नाम पर सियासत करने वाले विपक्षी दलों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण रास नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग लगातार उठा रही है। ये जो आरक्षण के लिए संविधान की पुस्तक लेकर घूमने वाले लोग हैं, उनसे पूछो कि अलीगढ़ में दलित को क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा। उनसे पूछना चाहिए कि अलीगढ़ में पिछड़ों को एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा, पिछड़े और दलित अध्यापक की भर्ती क्यों नहीं होगी। अल्पसंख्यक पढ़े, ये सरकार की नीति है, लेकिन दलित और पिछड़ा वंचित हो, ये सरकार की नीति नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जिसको राहुल गांधी जी सादे पन्ने वाला लाल रंग का संविधान लेकर जो घूम रहे हैं, वो सादे पन्ने की जरूरत नहीं है। वो लिखित रूप में उनको अलीगढ़ के बारे में आदरणीय अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए और राहुल जी को भी बोलना चाहिए कि वहां पिछड़ों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए क्या? पिछड़ा टीचर नहीं होना चाहिए क्या? पीडीए कहां चला गया? दलित अध्यापक और दलित छात्र प्रवेश से वंचित क्यों हो, ये उनको बताना चाहिए। बीजेपी पूछ रही है, एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? दिक्कत कहां है? लेकिन मामला मुस्लिमों से जुड़ा है, तो दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट बटोरने वाले सियासी दलों की हालत एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई जैसी नजर आ रही है। लिहाजा वो मैदान में खुलकर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसलिए मचा
क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया था। लेकिन आखिरी फैसला 3 जजों पर छोड़ दिया है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब जिस पर सियासत लगातार जारी है, वो मामला शुरू कहां से हुआ था, ये विवाद क्या शुरू हुआ कहां से, ये आपको बता देते हैं। दरअसल एएमयू का ये विवाद साल 2005 में शुरू हुआ था। एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान बताया। मेडिकल के पीजी में 50% सीटें रिजर्व कर दी गई थीं और 50% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थीं, जबकि हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए थे और हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। इसी के खिलाफ एएमयू प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2019 में 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया गया। इसी बेंच ने 8 नवंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया। अब 3 जजों को आरक्षण पर आखिरी फैसला लेना है, लेकिन यह फैसला आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले जो स्थिति, यानी जो आरक्षण की स्थिति थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा, आरक्षण को लेकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन हां, अल्पसंख्यक का दर्जा इस यूनिवर्सिटी का यूं ही बरकरार रहेगा। तो राजनीति लगातार जारी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, उस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको ले चलते हैं रांची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। यह तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान क्योंकि 13 तारीख को होना है और उसके पहले तमाम दिग्गजों ने आज अपनी ताकत झोंकी है। 13 तारीख को क्योंकि पहले दौर का मतदान होना है और आज शाम 5 बजे कई जगहों पर चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन रांची में क्योंकि दूसरे चरण में मतदान होना है और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं रोड शो में। जनता कैसे उनका स्वागत कर रही है रांची की, ये आप देख रहे हैं। प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। प्रगति, क्या देख पा रही है अभी आप, और लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कहना है लोगों का? तमाम लोग बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। अपने घरों की छत पर खड़े होकर इंतजार। अभी संपर्क प्रगति से नहीं हो पा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए, सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है, युवाओं की है, जिनके लिए प्रधानमंत्री हमेशा से काम करने के लिए कहते रहे हैं और खास योजनाएं बनाते रहे हैं। और वो तस्वीर, आज वो उत्साह महिलाओं में देखने को भी मिल रहा है रांची में। चलिए, झारखंड के रांची की तस्वीरें आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि कई नेता साधु के वेश में सीएम बन गए हैं। गेरुआ कपड़े पहनकर राजनीति न करें, खड़गे कह रहे हैं। गेरुआ कपड़े पहनकर नफरत फैला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वो बात कह रहे हैं कि सीएम योगी पर हमला बोलते हुए बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कई नेता साधु के वेश में सीएम बन गए हैं। गेरुआ कपड़े पहनकर राजनीति ना करें, गेरुआ कपड़े पहनकर नफरत फैला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो श्रेष्ठ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और इस बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये विपक्ष की ओर से लगातार इस पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी काट विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है। लेकिन बयान लगातार दोनों ओर से जारी है। क्या कहा जा रहा है ये आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा सभ्य समाज के लिए कलंक है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने कहा कि योगी अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर साफ कहा कि यह गुंडों की पार्टी है और वो हमेशा से यह बात कहते रहे हैं कि जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें उतना बड़ा गुंडा। ये पहले से ही उत्तर प्रदेश की जनता कहती रही है। उसी बात को कोट करते मुख्यमंत्री अपने बयानों में यह बात कहते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लाल टोपी को पनपने मत दीजिए। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितना बड़ा संत उतना कम बोलता है। वो योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बात कह रहे हैं।
हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। तो उसके पलटवार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है और लगातार अखिलेश यादव के हर सवाल का जवाब, हर हमले का जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार चलाने की जगह बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश प्रदेश में अब तेजी से विकास हो रहा है और विकास का काम हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास की जगह विनाश कर रहे हैं। विकास वाली बात पर मुख्यमंत्री के अखिलेश यादव कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नफरत को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव नफरत को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि डबल इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं, विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, यह कहना है अखिलेश यादव का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार विकास की बात कहते हैं वो यही कह रहे हैं कि बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे और यही बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पलटवार कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो जिस तरह से अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार उस पर पलटवार भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब इतने दिन नहीं रहेंगे जितने दिन वो रह चुके हैं, अब इतने दिन नहीं रहने वाले हैं वो सरकार में। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया है और इन्हीं सब बयानों के बाद विपक्ष में खलबली मची हुई है। फिर चाहे बटेंगे कटेंगे वाला बयान हो या फिर मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और एक एक मुद्दे पर एक एक पॉइंट के साथ उनसे बात कर रहे हैं और तथ्यों के साथ उन पर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को कि कैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है और कैसे दोनों ही तरफ से पोस्टर वॉर भी छिड़ी हुई है। बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आप सबसे अपील है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान जंगल में आग की तरह विपक्षी खेमे में हलचल मचा रहा है। योगी का ये नारा जहां जहां जा रहा है वहां वहां खलबली मचा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो जैसे बाबा के इस बयान के तोड़ के लिए मोर्चा खोल दिया है। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटोनी कटोनी, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। इस बीच योगी ने सपा पर और करारा हमला बोला है। बाबा के बयान के बाद खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। इसका इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। और मैं कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुकाबला खुलकर योगी बनाम अखिलेश हो गया है।
योगी जहां दंगाई को उसकी औकात दिखा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। कानपुर दंगाई जेल की सीटों में समाजवादी पार्टी अभी इसको रिपोर्ट मानती है। ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं तो यहाँ मत्स्या पढ़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। बाबा ने जहां समाजवादी पार्टी को सीधे रेंज में ले रखा था, बाबा ने समाजवादियों को रामद्रोही बताया। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। सुनिए। ये आज की समाजवादी पार्टी को रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट खिसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट खिसकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट खिसकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट खिसकता है। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे वायदाई करते हैं। पिताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मेरपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी के हौसले 7वें आसमान पर थे, उसी को अब सीएम योगी के एक नारे ने इतना बेचैन कर दिया है कि उसके जवाब में हर रोज एक नए नारे के साथ एक नया पोस्टर सपा दफ्तर में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के इसी नारे के जवाब में सपा दफ्तर में रोज नया पोस्टर दिख रहा है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने आज 2 नए पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें एक पोस्टर पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है और लिखा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, और दूसरे पोस्टर पर लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर है। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर जारी है। बटेंगे तो कटेंगे जो पूरा बयान है उसको लेकर ये पूरी पोस्टरबाजी है, और एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर है। मोहम्मद इखलाक सपा के नेता है, पोस्टर लगाया है, लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमी पे जुल्म लिखो, हम आसमान पे पीटीए का इंकलाब लिखेंगे। तो ये पोस्टर में लिखे शब्द हैं, और लगातार अलग अलग पोस्टर्स हैं। जो नारा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है उसको काउंटर करने के लिए नई नई रेखाएं, नई नई बातें सपा के नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। अलग अलग तरह के पोस्टर हर दिन सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहे हैं, और इसी कड़ी में एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में पोस्टर वॉर हो रहा है, बाबा समाजवादी पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं। बाबा ने कहा समाजवादी कांग्रेस की गोदी में जाकर खेल रही है। बाबा ने विपक्ष के फेक संविधान विरोधी एजेंडे को भी एक्सपोज कर दिया। ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं, और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, लेकिन इस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आपकी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है। ये लोग भारत की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी के एक नारे से उपचुनाव में परेशान सपा उनके दूसरे प्रहार को लेकर क्या करती है। क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगा, या महिला सुरक्षा को लेकर किया गया योगी का नया वार सपा को और भी गहरे घाव देगा। ऐसे में अब देखना है
कि पोस्टर वॉर और नारे के नैरेटिव का यह सिलसिला कहां तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। यही वजह है कि अलग अलग जगहों से लगातार समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री हमलावर है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि पहले विकास का पैसा सैफई जाता था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले विकास का पैसा सैफई जाता था और जिस पीडीए का राग लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से लापा जा रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने हमला बोला। उनका कहना है कि सपा का पीड़ित दंगाइयों का प्रोडक्शन हाउस है, माफिया सपा के प्रोडक्शन हाउस की उपज है, दंगाइयों अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस। और उन्होंने एक बात फिर दोहराई, देख सपाई बेटियां घबराई। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वहां दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेंगे महाकुंभ की। भले ही महाकुंभ अभी अगले साल होने वाला हो, महज कुछ दिन ही बचे हैं और 2025 में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उस पर अब समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इसे सनातन का सबसे बड़ा समागम मानते हुए तैयारियों में जुटी हुई है, संतों को दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी हमला बोलते हुए इसे फिजूल खर्ची बता रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जुबानी तीर समाजवादी पार्टी के लिए है। आप सोच रहे होंगे योगी आदित्यनाथ इतने गुस्से में इतना तल्ख बयान क्यों दे रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस नगरी की जहां सनातन का सबसे बड़ा समागम होने वाला है। संगम के किनारे अब तक का सबसे बड़ा धर्म संसद सज रहा है। प्रयागराज में संतों का जुटान शुरू हो चुका है। सभी अखाड़े अपने सन्यासियों के ठहरने के लिए जगह फिक्स कर रहे हैं। योगी सरकार भव्य सांस्कृतिक तैयारियों में जुटी हुई है। ठीक उसी वक्त महाकुंभ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अलग अलग मुद्दों पर अपनी अलग अलग राय रखी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले में योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसके लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से फिजूल खर्ची और घपले के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव ने दावा किया है कि फिजूल खर्ची कर रही है योगी सरकार। बीजेपी को गरीबों के खाने की कोई चिंता नहीं है। 41 अरब रुपए तो सिर्फ नहाने के नाम पर खर्च किए जाएंगे। 50% पैसों की घपलेबाजी हो रही है, ये आरोप लगाया है। अब जब आरोप और सलाह इतनी चुभने वाली होंगी तो फिर पलटवार भी करारा होगा। यही समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी सोच है। महाकुंभ के लिए पैसे अगर आवंटित किए जाते हैं ताकि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से चले, तो उसमें समाजवादी पार्टी को फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार नजर आ जाता है। परंतु सैफई में जहां पर नाच गाने पर, बॉलीवुड पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, जनता की गाड़ी कमाई खर्च की गई, वो तो खर्च बहुत सही खर्च किया गया। ये दिखाता है कि समाजवादी कितना हिंदुओं से और समाजवादी कितना सनातन से नफरत करती है। समाजवादी पार्टी के नेता को अगर कोई सनातन धर्म के कार्य होंगे, सनातन परंपरा के कार्य होंगे, तभी सवाल उठाएंगे। भाई अगर इतना अच्छा ज्ञान है इनको, तो मैं तो चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी के नेता को, कहिए ना एक बार कि सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से हज हाउस नहीं बनना चाहिए। कहिए ना एक बार। ये जिहादियों को पालने वाली जो मानसिकता है ना, वो कम से कम इस बात से बाज आए
कि कुंभ के पैसे को नाजायज कहा जाए। कुंभ का काम नाजायज नहीं होता लाल बिहारी जी। कहीं लाल पीला होना है तो कहीं और हुई है। कम से कम इस पवित्र कार्य में बाधक मत बनिए। आपको ये खर्चे नाजायज नजर आते हैं? अगर नाजायज हो तब बोलना ना, अभी तो खर्चे हुए नहीं। महाकुंभ पर सवाल उठा तो मुख्यमंत्री योगी कहां चुप रहने वाले थे। योगी ने समाजवादी पार्टी की आस्था पर सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर सुनिए समाजवादी पार्टी पर योगी किस तरह भड़के। मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। समाजवादी पार्टी को महाकुंभ के मेगा बजट से दर्द है। इस बार के कुंभ पर तकरीबन 41 अरब रुपए तक का खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले साल से मकर संक्रांति के पहले संगम के किनारे सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बनने जा रहा है, जो पूरे 45 दिन का होगा। इस बार का महाकुंभ 2012 में हुए महाकुंभ के करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्ता पक्ष और हिंदू संगठन तो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं ही, लेकिन संत समाज, जिनका जमावड़ा करीब 1 महीने पहले से ही प्रयागराज में संगम नगरी में लगना शुरू हो चुका है, उनमें भी समाजवादी पार्टी के इस बयान को लेकर नाराजगी है। संत समाज क्या कह रहा है समाजवादी पार्टी के इस बयान पर, सुनिएगा। कुंभ के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता टीका और टिप्पणी कर रहे हैं। कभी उन्होंने मुस्लिम त्योहारों पर टिप्पणी नहीं किया, कभी रोजा इफ्तारी पे टिप्पणी उन्होंने नहीं किया, लेकिन कुंभ से समस्या है क्योंकि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कुंभ है। इसके नाते समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिक्कत है। ये पुरानी कहावत है, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अरे समाजवादियों, हर साल सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च कराते थे, हज हाउस पर करोड़ों रुपए खर्च करवा देते थे, तब नहीं याद आया कि सरकारी पैसा है। आज कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है और आदिकाल से परंपरा है और राजशाही के जमाने से सरकारी व्यवस्था होती थी। आज तुम्हें याद आ रहे करोड़ों रुपए खर्च होने, हज हाउस पे नहीं याद आए। और राघवेंद्र सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े, रुक कर लेते हैं। राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी तो महाकुंभ के आयोजन को फिजूल खर्ची बता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि वो जगह जहां सनातनियों का इकट्ठा होंगे सनातनी और सनातनियों के लिए बड़ा आयोजन है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। संत जो आएंगे उनके लिए बड़े इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, लेकिन उन्होंने उतनी ही बचकानी बातें कही हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, ये कुंभ कोई पहली बार इस सरकार में नहीं लग रहा है। जब अंग्रेजों का भी समय या उसके पहले भी जब मुगलों का समय था, तो भारतीय परंपरा के हिसाब से सैकड़ों हजारों वर्षों से कुंभ लगता चला आया है। कुंभ के बारे में, प्रयाग के बारे में समझने से पहले, प्रयाग वह धरती है जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ इस धरती का किया था। प्रयाग वह भूमि है जहां पर समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश से जब बूंदें गिरी तो वो प्रयाग में गिरी थी। प्रयाग वह स्थान है जहां पर त्रिवेणी संगम है, जहां पर धरती का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन यानी कि कुंभ मेला लगता है। ऐसे भारत के मस्तक को, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में यह कहना कि ठीक है राघवेंद्र, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं बांग्लादेश के, जहां एक बार फिर हिंदू और हिंदुओं के मंदिर निशाने पर है। दरअसल अभी तक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश में स्थित, ढाका में स्थित इस्कॉन टेंपल भी लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर है और इसी को लेकर वहां नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही हिंदुओं को लेकर खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हर बार की तरह इस बार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरे तरीके से निकालने के लिए सड़क पर खुल्लम-खुल्ला ऐलान किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारे लगाए जा रहे हैं।
बांग्लादेश में जो सरकार की गजनी फोर्स ने हिंदुओं के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर के साथ साथ इस्कॉन मंदिर भी कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। खुलेआम हिंदुओं के कत्ल करने के नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश अभी दूसरा पाकिस्तान बन गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई सरकार का गठन तो हुआ, लेकिन शासन चला रहे हैं कट्टरपंथी। और ऐसा हम नहीं बल्कि बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें खुद कह रही हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पहले हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया और अब इस्कॉन के खिलाफ हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसक कट्टरपंथियों को वहां की सेना और पुलिस का भी साथ मिल रहा है। कठपुतली सरकार, मुखौटा सलाहकार, सेना पुलिस का समर्थन, कब्र में दफन हो चुका लोकतंत्र और देश की तकदीर पर कट्टरपंथ हावी होता दिख रहा है। पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश में आज कट्टरपंथियों का बोलबाला है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत का ये सैलाब पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा है और ये सब हुआ है बीते 3 महीनों में। 5 अगस्त से लेकर अब तक बांग्लादेश में केवल तारीख बदल रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, बर्बरता और अत्याचार का आलम वैसे का वैसा है। और अब एक एक कट्टरपंथी को बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल शूल की तरह चुभ रहा है। इसलिए बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रैलियों में इस्कॉन भक्तों को पकड़ने की मांग की जा रही है और हद तो तब हो गई जब उनके कत्ल करने के नारे तक लग गए। बांग्लादेश की गलियों में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की फौज इस तरह से सड़कों पर हिंसा कर रही है। चटगांव में हालात सबसे अधिक खराब हैं, जहां हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बाद जबरदस्त खौफ है। सेना और पुलिस की मदद से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की। तस्वीरें गवाह है कि किस तरह हिंदुओं को जमकर पीटा गया। घरों और दुकानों में घुसकर मारपीट की गई। सैकड़ों हिंदू अभी जख्मी हैं, जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। दुकाনের পাশে উপরে চেক চালাইছে ওখান থেকে আমার মেরে মেরে নামাইছে দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। हर बांग्लादेशी हिंदू की तकरीबन यही कहानी है। हिंदू और इस्कॉन के खिलाफ नफरती कट्टरपंथी तेजी से एकजुट हो रहे हैं। गली गली में इस्कॉन मंदिरों को जलाने के लिए नारे लगना अब रोज की कहानी है। इस्कॉन के फॉलोअर्स को धमकाना हर कट्टरपंथी का पहला टारगेट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं आज की। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब पिटारा खोल दिया है जनता के लिए। यही वजह है कि आज संकल्प पत्र जारी करते हुए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसानों, महिलाओं, सभी के लिए ध्यान रखते हुए कई योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रही लाड़की बहन योजना, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। उसको लेकर खास ऐलान भी किए गए हैं। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार को भी आड़े हाथों लिया। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बताया कि अभी महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं। अभी महाराष्ट्र में यूपी सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार पर जमकर बरसे और कहा कि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, इसलिए सरकार 2022 में गिर गई। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को
इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जिस संविधान को लेकर चलते हैं वो खाली पन्ने हैं, उसके अंदर एक भी शब्द नहीं लिखे हैं। कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोलकर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता अब किस पर अपना मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं ओवैसी बंधुओं की। महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन दोनों ओवैसी भाई रुक रुक कर मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे ओवैसी 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कहते हैं, तो वहीं बड़े ओवैसी 12 साल बाद 2012 में दिए गए बयान को लेकर हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। साल 2012 में जूनियर ओवैसी ने हिंदुओं को धमकी दी थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे, बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। साल 2012 में जब छोटे ओवैसी ने ये बयान दिया था तो उनके इस बयान पर जमकर बवाल मचा, लेकिन छोटे ओवैसी हैं कि मानते ही नहीं। जब जब चुनाव आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई यानी जूनियर ओवैसी ऐसे ही बेलगाम हो जाते हैं। तभी तो बीते दिनों जूनियर ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपना दुश्मन बता दिया। लेकिन मोदी योगी ये जान ले कि ये हिंदुस्तान सबका है। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं, फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन बड़े ओवैसी को अपने भाई के इन भड़काऊ बयानों पर कोई ऐतराज नहीं है। तभी तो असदुद्दीन ओवैसी बयान देकर कहते फिरते हैं कि मेरा भाई तो तोप है, मत उकसाओ, नहीं तो रोके नहीं रुकेगा। छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे
छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम नहीं क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। अरे ओवैसी साहब, आप तो बैरिस्टर हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि देश कानून से चलता है। फिर क्यों आप बार बार 15 मिनट वाले अपने भाई के बयान का जिक्र करके बीजेपी और हिंदुओं को उकसा रहे हैं? तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से दे के जा रहा हूं यहां पे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी बंधु 100 करोड़ हिंदुओं को ललकारे और कोई जवाब देने ना आए। असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाले बयान का जिक्र करके छेड़ा तो भड़काऊ भाईजान के भड़काऊ जुबान के लगाम खींचने के लिए बीजेपी आगे आ गई। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी जंग भी छिड़ती जा रही है, लेकिन ओवैसी बंधु जिस तरह से मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने में लगे हैं, उसे डर्टी पॉलिटिक्स में भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कनाडा से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खालिस्तानी समर्थक अर्शदीप डल्ला को हिरासत में ले लिया गया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में खालिस्तानी समर्थक लिया गया है। इस पर आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानों की पोल खुलती जा रही है। हिंदुओं पर टॉर्चर, गुनहगार क्यों बाहर? ट्रूडो ने माना कनाडा कट्टरपंथियों का ठिकाना। पहले सच स्वीकार, फिर खालिस्तानी का साथ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का दोहरा चरित्र हर बार, हर दिन, हर मंच से सामने आता रहा है। जो ट्रूडो खालिस्तानियों को लेकर पहले भारत पर आरोप लगाते हैं, वही अपने आरोपों को निराधार भी साबित करते हैं। जो ट्रूडो मंदिर और हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा करते हैं, वही आरोपी को रिहा करने में थोड़ी भी देर नहीं करते। खालिस्तानियों के लिए ट्रूडो के दिल में बसा प्यार किसी से छिपा नहीं, किसी से यह भी छुपा नहीं कि ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये कहने के पीछे भी वजह है। कुछ दिन पहले कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर और हिंदुओं पर हमला किया गया। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोग हाथ में खालिस्तानी झंडा लेकर हिंदुओं को लाठी और डंडे से पीट रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो जस्टिन ट्रूडो ने निंदा करते हुए कार्रवाई की बात की और एक्शन भी हुआ। 21 डिवीजन आपराधिक जांच ब्यूरो और एसआईटी के जांचकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल खालिस्तानी कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक की पहचान इंद्रजीत गोसाल के रूप में हुई। 8 नवंबर को पुलिस ने हथियार से हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन फिर अगले ही पल उसे शर्तों के साथ रिहा किया गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रूडो सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है? क्या एलन मस्क की भविष्यवाणी से घबराकर अच्छा बनने की कोशिश कर रही है? क्या कैनेडियन पीएम ट्रंप से अपने रिश्ते सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस खालिस्तानी ने हिंदुओं को टारगेट किया उसे रिहा कर दिया गया, और जिस पुजारी ने हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की उस पर एक्शन ले लिया गया। इससे साफ है कि ट्रूडो किसके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दरअसल अर्शदीप डल्ला को हिरासत में ले लिया गया है। कनाडा से अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी समर्थक को हिरासत में लिया गया है।
शूटआउट के दौरान हिरासत में लेने की खबर है। 27-28 अक्टूबर को कनाडा में शूटआउट हुआ था। आतंकी निज्जर का करीबी है अर्शदीप डल्ला, जिसे हिरासत में लिया गया है। खालिस्तानियों को लेकर पहले जस्टिन ट्रूडो का प्रेम सामने आता है और वो भारत पर आरोप लगाते हैं और काफी दबाव के बाद, यहां तक कि राजनीतिक दबाव के बाद, विपक्षी दबाव के बाद वो खालिस्तानियों को लेकर बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन उनको लेकर की जाने वाली कार्यवाही सिर्फ दिखावा रही, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब ये जानकारी मिल रही है कि अर्शदीप डल्ला को हिरासत में लिया गया है, जो कि आतंकी निज्जर का करीबी था। और अब जम्मू कश्मीर से आपको बता देते हैं, किश्तवाड़ में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। दरअसल सोपोर समेत अलग अलग इलाकों में लगातार मुठभेड़ हो रही है और कई आतंकियों को मार गिराया गया है। और अभी यह जानकारी मिल रही है किश्तवाड़ में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी के शहीद होने की भी जानकारी मिल रही है। नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। श्रीनगर, सोपोर, किश्तवाड़, इन सभी जगहों पर लगातार आतंकियों को घेरकर उन पर फायरिंग की जा रही है और जल्द से जल्द उनको मार गिराने की कोशिश। तो किश्तवाड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन रूस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है मॉस्को में। एक तरफ लगातार पिछले करीब 2.5 सालों से युद्ध जारी है, वहीं दूसरी ओर अब हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर। यूक्रेन ने मॉस्को पर बड़ा हमला किया है। रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना ने मॉस्को पर 34 ड्रोन दागे हैं। एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। 3 हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूस पर ड्रोन अटैक हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर ये जानकारी मिल रही है कि एक साथ 34 ड्रोन से अटैक किया गया है। मॉस्को में यूक्रेन ने ये बड़ा ड्रोन हमला किया है। ये 3 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं हमले की स्थिति को। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाबा बागेश्वर का धमाकेदार इंटरव्यू। बाबा बागेश्वर रिपब्लिक भारत पर लाइव जुड़ेंगे, जिनसे कई सवाल होंगे। बांग्लादेश में ऐसी हालत, हिंदुओं को मारा जा रहा, दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जा रहा, दिवाली नहीं मनाने दी, और ये भारत के नेता कुछ बोलते नहीं हैं। इस देश में कुछ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की बहुत कमी है। आपकी नजर में जब तक सत्ता महत्वपूर्ण रहे, तब तक आप वही बोलेंगे जो आपकी वोटरों को